हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। मतलब हम लोग अपना फ्यूचर खुद नहीं डिसाइड करते, हम लोग अपनी दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड दीज हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। हम लोग अपनी हैबिट्स चुनते हैं। जैसे किसी में अगर चीज़ों को टालने की हैबिट है तो दैट मीन्स वो फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति को अपना काम टाइम पे करने की एक फिक्स पैटर्न फॉलो करने की हैबिट है कि वो पर्टिकुलर उसको टास्क असाइन हुआ, एकदम से वो करने के लिए तत्पर हो जाता है, पहले उस टास्क के बारे में रिसर्च करके एकदम करने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होगा आपकी नज़र में, या वो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा जो चीज़ों को टालता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम केवल अपनी हैबिट्स डिसाइड करते हैं। हमारी हैबिट्स ही हमारा फ्यूचर्स बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। ठीक है, तो चूज योर हैबिट्स वाइजली। अगर कोई गलत हैबिट, खराब हैबिट आपके अंदर है तो उसको चेंज कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, यानी कि हर एक इंसान को पीने लायक स्वच्छ पानी नल के अंदर मिलना उसकी बेसिक नेसेसिटी है ना, बेसिक जरूरत है हमारी। हाउएवर, ऑफ द रफली 25 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया, 2016 के डेटा के अनुसार रफली 25 करोड़ घर ही हिंदुस्तान में अ टैप वाटर कनेक्शन दैट डिलीवर्स 55 लीटर्स पर कैपिटा एवरी डे ऑफ पोर्टेबल वाटर इज अ रेयरिटी। बोल रहे हैं केवल 25 करोड़ ही घरों में पानी का पीने का सप्लाई है जिसमें 55 लीटर पर डे के हिसाब से पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज। कहाँ पे रेयर है? रूरल एरियाज में। मतलब अर्बन पॉपुलेशन में तो हो सकता है कि हर घर में नल है और पॉसिबल क्या है ही, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक फैक्ट है। बट रूरल पॉपुलेशन में कई ऐसे दूर दराज के इलाके अभी भी मौजूद हैं जहाँ पे घर के अंदर पीने के पानी का कनेक्शन होना, एक नल होना इज अ बिग डील, बहुत बड़ा टास्क है और बहुत रेयर है ये चीज़ें कई जगहों पे देखना। अगर आप अपर के नॉर्थ साइड में हिमाचल में जाएंगे या फिर राजस्थान में दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो या फिर मेघालय, मिजोरम, इन जगहों पे दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे पीने का पानी आपको घर के नल में नहीं मिलता, आपको दूर कहीं हैंडपंप से लेकर आना पड़ता है। ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड, और इसमें कितने घर हैं? 19.5 करोड़ घर हैं। ठीक है, जो रेयर कहा गया ना कि बहुत रेयर घरों में रूरल एरिया में करेक्शन है, वो रेयर घर की संख्या है 19.5 करोड़। In August 2019, Prime Minister Narendra Modi promised that rural households would be assured of piped पोर्टेबल वाटर बाय 2024। अब अगस्त 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि गांव के लोगों को भी नल द्वारा टैप द्वारा पोर्टेबल यानी कि स्वच्छ पीने या युक्त पानी उनको 2024 तक मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, बिफोर हिज गवर्नमेंट्स टेन्योर एंडेड। और ये 2024 का कौन सा टाइम है? 2024 में आपको पता है दोबारा इलेक्शन होने हैं, है ना। तो ये वो टाइम है जब उनकी सरकार की ये 5 साल की टर्म खत्म हो जाएगी। उसको खत्म होने से पहले इन घरों में, रूरल एरियाज में, घरों के अंदर नलके का पानी पीने लायक पहुंचेगा। When he made that commitment, only 3.2 crore or about 16% of rural households were so connected। बोल रहे हैं जब 2019 अगस्त में उन्होंने ये वादा किया, उस टाइम पे केवल 3.2 करोड़ लोगों के घरों में ही, जो कि 16% ऑफ रूरल पॉपुलेशन बनाते हैं, केवल इन्हीं घरों में पानी का कनेक्शन नल के द्वारा आता था। Today, those figures stand at 64%, a substantial increase but still below the target। आज ये जो आंकड़ा है 16% से बढ़ के 64% पर पहुंच चुका है, जो कि ठीक है, अच्छा खासा इंक्रीज है, लेकिन जो उनका टारगेट था कि हर घर में पानी होगा, उससे तो काफी पीछे है ये, राइट। तो एक तरह से उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट स्टिल आपका टारगेट अभी बहुत दूर है पहुंचना। और अब आप सोचेंगे कि 2019 से
अगर हम डेटा देखें कि 2019 के बाद से अब 2023 हम चल रहे हैं, तो अगर हम इन 3 सालों में 4 सालों में अगर हम केवल 64% कनेक्शन ही लगा पाए हैं, तो अगले 1 साल के अंदर इज इट पॉसिबल 100% का टारगेट अचीव करना? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। होने को तो हो भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बिना किसी इसमें फर्जीवाड़े के या बिना किसी इसमें ब्राइब के काम किया जाए तो पॉसिबिलिटी है भी, बट टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा हरक्यूलियन टास्क है। तो ये वो कह रहे हैं, एक तरह से वो प्रेज भी कर रहे हैं कि आपने 64% अचीव कर लिया 16% से, बट आपका जो टारगेट था उससे अभी काफ़ी पीछे हैं आप, ठीक है। बट हम जब ये 4 साल कंसिडर करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दौरान कोरोना का टाइम भी इंक्लूडेड है। जो कोविड-19 की एक वेव थी वो भी इसी दौरान में आई थी, जो कोविड-19 के लॉकडाउन्स लगे थे वो भी इसी दौरान में लगे थे। तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट भी है, अच्छा अचीवमेंट भी है, बट स्टिल टारगेट से काफ़ी पीछे हैं अभी। In recent years, the Jal Shakti Ministry, which has labelled this plan of providing piped water connection as the हर घर जल मिशन, बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है यानी कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस जो ये प्लान है, ये जो एक मुहिम है, इसको नाम दिया। जैसे हर एक प्लान को एक नाम दिया जाता है ना, नरेगा मिशन, नरेगा की रोजगार है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो लोगो है, या फिर तो वैसे ही इस जो ये वाटर सप्लाई देने का, कनेक्शन देने का जो मिशन है, इसको उन्होंने नाम दिया हर घर जल, यानी कि हर एक घर में पानी का कनेक्शन, ठीक है। हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, इसने लगातार इस बात पे हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि ये कितना बड़ा मिशन है, कितने बड़े पैमाने पे ये कार्य हो रहा है। सिंस 2019 अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। 2019 से लेके अब तक 9 करोड़ घरों में अपना खुद का पीने का पानी कनेक्शन, वाटर सप्लाई आ रहा है, ठीक है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस टू विलेज स्कूल्स, और इस 9 करोड़ में जो गांव के स्कूल्स, आंगनवाड़ीज या कम्युनिटी बिल्डिंग्स जैसे सोसाइटीज वगैरह, इनके जो कनेक्शंस दिए जा रहे हैं 9 करोड़ में, वो शामिल नहीं है। तो यानी कि हर एक गांव में आप सपोज करो कि 2 स्कूल भी हैं, एक आंगनवाड़ी, एक स्कूल है और एक उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग है, इन सब में भी कनेक्शंस दिए गए हैं। तो आंकड़ा, एक्चुअल डिजिट जो है ये 9 करोड़, ये केवल जनता के घरों का है, उसमें ये आंकड़ा भी शामिल नहीं किया गया। येट फॉर ऑल दिस स्केल इट इज अनलाइकली दैट ऑल ऑफ रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 2023 एज पर मिस्टर मोदीज क्लेम। बोल रहे हैं कि ठीक है, इतने बड़े पैमाने पे कार्य हुआ, काफी भारी मात्रा में कार्य भी किया गया, लेकिन ये भी सत्य है कि जो इनका ये टारगेट था वो अचीव करना कि सारे घरों तक पानी पहुंचा जाए, ऑल ऑफ रूरल इंडिया, पूरे रूरल इंडिया में कनेक्शंस हों अप्रैल 2023 तक, जैसा कि मोदी जी ने क्लेम किया था, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो होता दिख नहीं रहा पूरा, ठीक है। द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर reportedly caused the mission to slow down considerably। जो कोविड-19 पेंडेमिक है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस मिशन में भी स्लो डाउन आया है, और बहुत भारी मात्रा में स्लो डाउन आया। आप खुद ही सोचो, ऑब्वियस सी बात है, जिस दौरान कोरोना लॉकडाउन्स लगे थे उस दौरान तो कुछ भी काम नहीं हुआ, ना नरेगा की, मनरेगा का कोई काम हुआ, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में। इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटीज लगाई गई थी कि कोई इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या फिर इतने बड़े पैमाने पे मेडिकल हेल्प लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो उस दौरान पे बाकी सभी चीजों को एक साइड रख के केवल और केवल ध्यान कोविड के ऊपर दिया गया। और अभी रशिया यूक्रेन वॉर ने कैसे इसको हॉल्ट करा, और कुछ सप्लाईज की अभाव भी हो रहा है इन दोनों देशों के वॉर की वजह से, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों की वजह से इस मिशन को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लेम, ऐसा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है, बाय इम्पीडिंग एक्सेस टू पाइप्स एंड सिविल कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू द एंटरप्राइज, जिसके जो क्यों हुआ, क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं था, उनको मिल ही नहीं रही थी उनका सप्लाई, जरूरत की चीजें जैसे कि पाइप्स नहीं मिल रही थी, कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में ये सब चीजें बंद थी, मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ सप्लाईज बंद है, ठीक है। रियलिस्टिकली
it is unlikely that even 75% of households will be connected by this time. तो अगर हम हकीकत एक्चुअल फिगर में मतलब एक आइडियलिस्टिक बात ना करते हुए हकीकत की बात करें तो 75% तक का भी आंकड़ा पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है इस टाइम पीरियड में. अब जो बचा कुचा टाइम है उसमें 75% भी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल टास्क लग रहा है. While this too by no means is an insignificant achievement, the challenge is the reliability of these numbers. बोल रहे हालांकि ये भी कोई महत्वहीन उपलब्धि नहीं है, मतलब ये जो उन्होंने टारगेट अचीव करा ये भी बहुत बड़ी एक अपने आप में बात है, लेकिन द चैलेंज इज द रिलायबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स. लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इन नंबर्स की, ये जो डेटा उन्होंने दिया, ये जो आंकड़े उन्होंने बताया कि हमने 64% का टारगेट अचीव कर लिया है, इन आंकड़ों की सत्यता, इन आंकड़ों की सही है कि ये सच्ची है आंकड़े या नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. बिकॉज आपको पता है आज की डेट में बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन या गलत इंफॉर्मेशन भी पास ऑन हो रही है, तो इसकी सत्यता भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है. The figures reported by the Jal Shakti Ministry are solely based on the data reported by states. ये जो आंकड़े जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा बताए जा रहे हैं ये स्टेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, यानी कि केवल और केवल जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने डेटास दिए हैं उनके द्वारा बताया गया है. जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अलग से कोई भी इसके ऊपर सर्वे नहीं किया है. One proxy that presents a discouraging picture is the number of villages that have been certified as हर घर जल और having all houses fully connected. जो सबसे बड़ी एक प्रॉक्सी क्या होता है कि आप अपनी जगह पे किसी और को बिठा देते हैं, जैसे प्रॉक्सी टीचर आता है ना, कोई एब्सेंट हो टीचर तो उसकी जगह पे प्रॉक्सी. तो एक जो गलत रिप्रेजेंटेशन, एक गलत एक डेटा जो एक प्रॉक्सी है जो कि एक इस पिक्चर को इतनी, अब जो हमने एक्साइटमेंट की बात करी कि हाँ अच्छा स्कोर करा, उसको डिस्करेज कर देता है. वो ये है कि जो गांव बताए गए हर घर जल द्वारा, यानी कि जिनमें पूरी तरीके से जिन घरों में, जिन गांवों के हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंच गया है, उसका जो नंबर है वो भी प्रॉक्सी नंबर है, यानी कि वो रियल नंबर नहीं है. ओनली 1,68,157 villages have been reported by states as हर घर जल. बोल रहे हैं केवल 1,68,157 गांवों तक ही स्टेट्स के आंकड़े द्वारा हर घर जल मतलब हर घर में पानी का कनेक्शन है. एंड ओनली 59,000 और अबाउट 35% हैव बीन सर्टिफाइड. लेकिन उनमें से केवल 59,000 यानी कि 1,68,157 का केवल 35% ही है जिसको सर्टिफाई किया गया, यानी कि बाय सर्टिफिकेट हमने उसको वेरीफाई किया है कि यहाँ पे वाकई में हर घर में जल का कनेक्शन है. मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नॉलेज कंप्लायंस, यानी कि जिनकी 35% ही घर हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि जिनकी ग्राम पंचायतों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ पे हर घर में कनेक्शन लगा हुआ है. ठीक है, यानी कि 1,68,157 का हम डेटा तो दे रहे हैं लेकिन उसमें से केवल 59,000 की पुष्टि हुई है, तो ये तो हाफ भी नहीं हुआ डेटा, है ना. तो यानी कि जो वो कह रहे हैं कि इनका जो रिलायबिलिटी है वो काफी चैलेंजिंग है, वो बात यहाँ से थोड़ी सी प्रूफ होती दिखाई दे रही है. The overwhelming fraction of villages have somewhere between half or 3/4 of their households connected. तो बोल रहे हैं कि बहुत ही बड़ा जो एक आंकड़ा है विलेजेस का, जहाँ पे आधे से 3/4 घरों में कनेक्शंस मिल चुके हैं. ठीक है. An independent assessment commissioned by the Jal Shakti Ministry sampled about 3 lakh households in 13,300 villages. बोल रहे हैं कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक अलग से सर्वे करा, ठीक है, लेकिन उसमें उनने जो हाउसेस का सिर्फ केवल 3 लाख हाउसेस का डेटा लिया, उसमें से उनने कितने विलेजेस में से 13,300 विलेजेस में से 3 लाख घरों का डेटा लिया और उसमें पता चला एंड रिपोर्टेड 62% हाउस होल्ड्स एज कनेक्टेड इन अक्टूबर लास्ट ईयर, कि इनमें से 62% घरों में अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर तक ही कनेक्शंस मिल चुके थे. बट ये जो है ये सैंपल्ड डेटा है, यानी कि आप क्या करते हैं, आपके पास 10,000 लोगों की एक संख्या है, उसको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं 5-5 हजार के. ठीक है, तो आपके पास सपोज करो 1 लाख लोगों की संख्या है ना,
उसको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं 5-5 हजार के, तो कितने सारे ग्रुप्स बनेंगे। लेकिन आपने सभी 5,000 के 5,000 बंदों का नहीं आपने उसमें रेफरेंस लेना, आपने इन 5,000 जो आपने पहले 5,000 का ग्रुप बनाया उसमें से 5-10 बंदों का आपने स्टेटमेंट ले लिया, अगले में से 2-4 का ले लिया, ऐसे ये सैंपल होता है। यानी कि आप मानते हैं कि इन 5-6 लोगों ने जो आपको बताया वो इस 5,000 के पूरे ग्रुप के लिए वैलिड है, इसको बोला जाता है सैंपलिंग करना। ठीक है, तो ये सैंपल्ड डेटा है, यानी कि ये जो 3 लाख घर है ये हमारे करोड़ों की आबादी के घरों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट इज गुड बट टू स्मॉलर सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। की मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आपने 3 लाख घरों में से पाया कि 62% घरों में लग गया है कनेक्शन, लेकिन ये आप पूरे करोड़ों की आबादी वाले देश के लिए 3 लाख लोगों का एक सैंपल डेटा लेना इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर घर में, मतलब पूरे इंडिया में 62% कनेक्शन लग चुके हैं। ठीक है, आप इससे ये बिल्कुल नहीं निकाल सकते निष्कर्ष। It also emerges that the large states with 100% compliance, that is Gujarat, Haryana, Punjab, already started on fairly high basis in 2019। और ये भी बात सामने आती है कि वो स्टेट्स, बड़े स्टेट्स जो कि 100% कंप्लायंस के साथ में उभरे हैं, यानी कि जिनमें 100% हर घर में जल का कनेक्शन हो गया है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये ऑलरेडी हायर नंबर से ही, मतलब 2019 में ही इनका लगभग 50 से अबव % या 40% इनके अंदर में कनेक्शन थे, मतलब बहुत बड़े संख्या में इनके अंदर कनेक्शंस थे। तो इन स्टेट्स का अपने आप को 100% हर घर जल के अंदर कनेक्शन के अंदर दर्ज करवाना कि हमने 100% आपका ये फॉलो कर लिया है और 100% हमारे हर घर में कनेक्शन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इनके अंदर पहले ही नंबर ज्यादा थे, ये पहले ही डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। The center must put in place a mechanism that discloses the scheme's performance on the ground in a transparent way। यानी कि सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जिससे इस स्कीम ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, कितना खराब परफॉर्म करा है, कितना एवरेज परफॉर्म करा है, कैसी स्कीम की परफॉर्मेंस रही, इसके अंदर कितने लोगों को फायदा हुआ, इसका जमीनी हकीकत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पता होनी चाहिए। यानी कि एकदम सही डेटा के साथ में सरकार को आना चाहिए। ठीक है, ये था सारा का सारा पैसेज। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस्ड इन द मिशन हर घर जल। अब हर घर जल के अंदर, इस मिशन के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस किया जा रहा है वो क्या है? सबसे पहला है लैक ऑफ फंडिंग फॉर द मिशन, की इस मिशन के लिए फंडिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये तो कोई चैलेंज नहीं हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि फंडिंग वगैरह तो ठीक है, बट स्टिल अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है। डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिमोट रूरल एरियाज, की रिमोट मतलब बहुत दूर दराज के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे बहुत जरूरी सामग्री पहुंचाना, कनेक्शन पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए ऊपर भी सरकार काम कर रही है, उनका ये मिशन है, तभी वो उन्होंने बात करी है ना उसके बारे में, वो करना चाहते हैं, चैलेंजिंग है तभी उन्होंने ये टास्क लिया है। इजी होता तो शायद वो इसको इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्तर पे मेंशन नहीं करते। इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड कोविड-19 पेंडेमिक, इनके इफेक्ट्स की वजह से ये जो स्कीम है ये बहुत चैलेंजिंग बन चुकी है। तो केवल इनके इफेक्ट्स की वजह से चैलेंजिंग नहीं बनी है, ये स्कीम अच्छा काम कर रही है। हमने देखा कि 2019 में इसके लॉन्च होने के बाद से अभी तक 2023 तक इसमें 64% का अचीवमेंट कर लिया था, जिनमें से 2020 और 21 का तो साल ही ऐसे थे जिसमें कोविड-19 था, यानी कि 2 साल में कोविड-19 से ही हम जूझते रहे। ऊपर से फिर 2022 में फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, तो फिर ये 1 साल फिर उससे जूझता रहा, तो भी 64% का अचीवमेंट काफी बड़ा नंबर है इन तीनों सालों में, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी। तो इसका मतलब कि ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है, हालांकि इससे सप्लाई में, चीजों के कमोडिटीज की सप्लाई में थोड़ी परेशानी हुई है। The reliability of the data on the number of households connected,
बोल रहे हैं उस डेटा की सत्यता, जो सरकार कह रही है कि 64% हमने डेटा अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, पर इसकी सत्यता क्या क्या आपके पास प्रूफ है कि आप जो 64% कह रहे हैं वो सही ही है? क्योंकि जो उन्होंने पाया कि 3 लाख घरों का सैंपल किया गया 30,000 गांव में से, तो ये जो सैंपल डेटा है ये हमारी करोड़ों की आबादी के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, और इस डेटा की सत्यता के ऊपर उनको थोड़ा सा संदेह है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से कोई स्टेटमेंट ट्रू है, कोई फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, ये हमें पता लगाना है। इंडियाज टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू ऑल ऑफ इट्स रूरल हाउस होल्ड्स विल बी मेट बाय अप्रैल 2023। तो ये उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ये टारगेट अचीव होता हुआ उनको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, द जल शक्ति मिनिस्ट्रीज मिशन इज कॉल्ड हर घर जल। बोल रहे हैं ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये जो मिशन है कि हर घर में कनेक्शन हो नल का, इसको इन्होंने नाम दिया हर घर जल। ये सही है, यही नाम दिया है इसको, तो ट्रू, यानी कि ए स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। इनकरेक्ट, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ये सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। One proxy that presents a discouraging picture. Here proxy means all of the following except, proxy का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह पे किसी दूसरे को भेजना या रखना। जैसे कि सपोज करो आपके स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दो होते हैं, तो जब प्रिंसिपल एब्सेंट है तो उनकी जगह पे वाइस प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट करता है। वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट हमारे देश में और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट अगर नहीं कार्यरत हैं या किसी तरीके से भी नहीं है अवेलेबल, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उनकी प्रॉक्सी होते हैं, तो यानी कि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनके सब्स्टिट्यूट हैं या फिर उनकी जगह पे डेप्यूटी हैं, असाइंड हैं। तो इनमें से सारे वर्ड्स प्रॉक्सी का मीनिंग है सिवाय एक को छोड़ के। रिप्रेजेंटेटिव, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के सब्स्टिट्यूट हैं, ये भी करेक्ट है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की स्टार्ट करना, बिगिन करना। तो इनिशिएटिव तो नहीं हो सकता, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव नहीं हो सकते, बट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के डेप्यूटी हो सकते हैं। तो ए, बी और डी जो है ये इसका प्रॉक्सी का सिनोनिम है। ऑप्शन सी इसका मीनिंग नहीं है, इनिशिएटिव इसका मीनिंग नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the term हर घर जल indicate in the context of the report given by the Jal Shakti Ministry? Villages where every household has electricity. गांव के हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है। जल शक्ति मिनिस्ट्री का हर घर जल, जल से पता चल रहा है कि ये क्या है, पानी। ठीक है, विलेजेस वेयर एवरी हाउस होल्ड इज पार्शली वाटर कनेक्टेड, यानी कि कुछ घरों में कनेक्शन हो, कुछ घरों में नहीं हो, चलेगा, लेकिन होना चाहिए, कुछ घरों में होना चाहिए, कुछ घरों में नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये भी इसका मिशन नहीं है। विलेजेस वेयर एवरी हाउस होल्ड हैज अ स्टेबल इनकम, कि हर घर के अंदर एक स्टेबल इनकम का सोर्स होना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य कमाए लेकिन एक निश्चित आय उनके पास होनी चाहिए, ये भी इसका मिशन नहीं है। विलेजेस वेयर एवरी हाउस होल्ड इज फुल्ली वाटर कनेक्टेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements about the independent assessment commissioned by the Jal Shakti Ministry is true? बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा, उससे रिलेटेड कौन सी बात सत्य है। तो आपको पता होगा कि हमने देखा जो ये डेटा, पहले एक डेटा था 64% का, वो डेटा दिया गया था स्टेट्स द्वारा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट उनका डेटा आया उसमें उन्होंने बताया 3 लाख घरों को, 13,300 गांव में से 3 लाख घरों को उन्होंने सैंपल करा। उसमें से उनको पता चला कि 62% जो है वो सही है, मतलब 62% का अचीवमेंट उन्होंने कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट रिपोर्टेड 62% ऑफ हाउस होल्ड एज कनेक्टेड इन द इंटायर कंट्री, कि पूरे देश में 62% हाउस होल्ड, उन्होंने बोला कि कंट्री में पूरे देश में 62% हाउस होल्ड कनेक्टेड हैं, जो कि सही नहीं है। उन्हें 62%
पूरे देश के लिए नहीं बताया, उनने बोला कि हमने 3 लाख घरों का डेटा लिया है 13,300 गांव में से, उसमें हमने 62% अचीव करा है। तो ये नहीं कहा कि उन्होंने पूरे देश में अचीव करा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट फाउंड 100% कंप्लायंस इन लार्ज स्टेट्स लाइक गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। ये उनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट का हिस्सा नहीं है, ये जो स्टेट्स का डेटा दिया गया, स्टेट्स द्वारा डेटा दिया गया उसका असेसमेंट है। ठीक है, जो स्टेट्स द्वारा डेटा दिया गया उसमें ये पाया गया कि ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें 100% कंप्लायंस था। ठीक है, तो उनकी इंडिपेंडेंट जो उन्होंने सर्वे किया उसका हिस्सा नहीं था। इट सैम्पल्ड अबाउट 3 लाख हाउस होल्ड्स इन 13,300 विलेजेस। बिल्कुल सही है ये कि इनमें 3 लाख घरों का डेटा लिया गया 13,300 गांव में से। इट वॉज फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल विलेजेस इन इंडिया, जो कि गलत है क्योंकि राइटर ने भी कहा कि 3 लाख घर करोड़ों की आबादी का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। what tone is primarily exhibited in the passage? पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं नजर आ रही बिकॉज उन्होंने टर्म्स यूज करी कि ये कुछ ऐसा डेटा नहीं है जो हम अपने टारगेट से भी बहुत पीछे हैं। 64% आपने अचीव किया, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, बट आप अपने टारगेट से पीछे हैं। ये टारगेट आपका जो आपने बोला था अप्रैल 2023 तक पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि आपने प्रॉमिस किया गया था। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बताती हैं कि पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्रिटिकल जरूर है, क्योंकि यही टर्म्स बताती हैं कि वो थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जहां उन्होंने बात करी कि डेटा की ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट है, डेटा के सत्य होने पर डाउट है, चैलेंज है ये बहुत बड़ा कि ये डेटा सही है या नहीं है, और सिर्फ 3 लाख घर जो है करोड़ों की आबादी के रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। ये कुछ टर्म्स थी जो बताती हैं बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि क्रिटिकल है पैसेज। एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, एपैथेटिक भी नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की? द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के ऊपर वॉर का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी, इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन नहीं करी, चर्चा हुई है पानी के कनेक्शन के ऊपर, वाटर कनेक्शन के ऊपर, हर घर के लिए, रूरल इंडिया के लिए। ठीक है, रूरल इंडिया के हर घर के लिए पानी का कनेक्शन। द चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग पार्शियली वाटर पाइप्ड कनेक्शंस इन अर्बन इंडिया। तो पहली बात तो पार्शियली वाटर पाइप नहीं होंगी, यानी कि पार्शियल वाटर कनेक्शन नहीं होगा, और अर्बन इंडिया के लिए नहीं है, रूरल इंडिया के लिए है। द चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर कनेक्शन इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान की टेक्निकल ग्रोथ में कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना महत्व रखता है, ये भी नहीं चर्चा किया हमने। सी ऑप्शन चर्चा किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है। What is the synonym for the term rarity? Rarity का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में, बहुत मुश्किल से दिखने वाला। ठीक है, abundance, abundance मतलब भरपूर मात्रा में, तो ये rarity का एंटोनिम हो जाएगा। familiarity, familiar कोई चीज होगी, आप रोज उस चीज को देखते हैं तो आप उससे familiar हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप उसको जानते हैं, तो ये भी इसके सिनोनिम नहीं बनता है। अनकॉमननेस, यानी कि जो बामुश्किल देखने मिलता है, जो इतना कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गया? रेयर हो गया। यूनिवर्सैलिटी, यानी कि जो यूनिवर्सली ऐसे ही होता है, जैसे कि दुनिया के हर कोने में सूरज पूरब से ही निकलता है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सैलिटी है, यानी कि सबके लिए पूरब से निकलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पश्चिम से निकलेगा या किसी और के लिए पश्चिम से निकलेगा, आपके लिए पूरब से निकलेगा, नहीं है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हो गया यूनिवर्सैलिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी अनकॉमननेस इज द करेक्ट आंसर, इट इज द सिनोनिम फॉर रेयरिटी। अब इसमें बोला है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर, डेटा बहुत सही तरीके से स्थिति को जाहिर कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। रीजंस, ग्रीन थिंक टैंक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये किसने कहा, ये किसने रीजन दिया? ये कहा जो हमारा ग्रीन थिंक टैंक, यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह है जो ग्रीन एनर्जी के बारे में सोचता है, प्लैनेट अर्थ के बारे में सोचता है, जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसने कहा बिकॉज
व्हाट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स, क्योंकि जो हम माप सकते हैं चीज़ें, जिसका हमारे पास डेटा होगा कि इतनी कमी है, इतनी हमें ज़रूरत है और चीज़ें लाने की, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कि मैंने कल भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आपको यही नहीं पता, डॉक्टर बीमारी को एसेस करते हैं, राइट, अगर उनके एक्सेस में यही नहीं पता चल पा रहा है असेसमेंट में कि बीमारी क्या है, तो वो आपको दवाई किस चीज़ की देंगे, ट्रीटमेंट किस चीज़ का करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन अगर उनकी पकड़ में आ गई बीमारी, उनने सारे टेस्ट किए, उनको पता चल गया कि हीमोग्लोबिन कम है, इस वजह से सारी परेशानियां हो रही हैं, तो वो हीमोग्लोबिन की दवाई आपको देंगे, राइट। तो ये क्या बताता है कि डेटा अगर प्रॉपर नहीं है हमारे पास, तो हम चीज़ों को ठीक भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि चीज़ों को सुधारने के लिए डेटा की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो देखो, डेटा इज़ अ ग्रेट एक्सप्लेनर, ये शुरुआत होगी रीजंस। ये किसने कहा? सेंटर फॉर ग्रीन थिंक टैंक ने कहा, क्योंकि जो चीज़ हम माप सकते हैं वो हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट एज इट इज़ ही चलेगा, जो कि हमें दिख रहा है। डेटा इज़ अ ग्रेट एक्सप्लेनर, रीजंस, ग्रीन थिंक टैंक फॉर साइंस, because what we can measure, option B is correct. Select the most appropriate meaning of the given idiom. The construction crew saw the amount of heavy digging work ahead of them and realized it was going to be a Herculean task. बोल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उन्होंने देखा कि कितनी भारी डिगिंग, कितनी भारी खुदाई की गई है, उनके आंखों के सामने कितनी भारी खुदाई की जा रही है, और उनको समझ में आ गया, उनको ये बात पता चल गई कि ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत ही मुश्किल टास्क। ये ऑप्शन ए है इजी टास्क, तो जब हरक्यूलियन टास्क की बात आ गई मतलब डिफिकल्ट, तो इजी नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। द टास्क मेड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू करेक्ट और इम्प्रूव इट, ऐसे टास्क बनाए जाना जो कि किसी गलती को सुधारने के लिए या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हों, वो भी गलत है। रेजोल्यूशन, जो हम वैसे तो रेजोल्यूशंस भी हमारे डिफिकल्ट ही होते हैं, अगर हम रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात करें तो वो भी हमारे लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क होते हैं, बट रेजोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन इज इनकरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Some sentences are given below, while the first and last sentence 1 and 2 are in correct order. The sentences between are jumbled up. Arrange the sentences in the correct order to form meaningful and coherent paragraph. अब इसमें कुछ sentences दिए गए हैं, ये देखो, ये first mention किया गया, 1 mention किया है, तो 1 और 2, यानी कि ये जो 2 सेंटेंस मेंशन किया गया है लास्ट सेंटेंस है, और 1 मेंशन किया है वो फर्स्ट सेंटेंस है। इसके बीच में जो ए बी सी डी मेंशन है, इनको हमने अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अदर देन अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, द क्वैकरली सिमंस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। बोल रहे हैं कुछ ब्राइट स्पॉट्स आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से, कुछ पोजीशंस पे इंडियन इंस्टीट्यूट्स काबिज हो पाए हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्वैकरली सिमंस की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की रिपोर्ट है 2024 की, जो कि ट्यूसडे को रिलीज हुई, उसमें हैव फेल्ड टू ब्रिंग चीयर टू द कंट्रीज एजुकेशन सेक्टर। इससे हमारे लिए कोई भी खुशी की बात निकलकर सामने नहीं आई है, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिससे हम अपने ऊपर गर्व महसूस करें या फिर अच्छा फील कर पाएं अपनी यूनिवर्सिटी के, अपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में। रैंक्ड 149th, IIT बॉम्बे हैज मेड इट टू द टॉप 150 लिस्ट। बोल रहे हैं 149 रैंक पे IIT बॉम्बे पोजिशनड है और ये टॉप 150 की लिस्ट में आ चुका है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद रैंक बताया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसका रैंक है 407 नंबर पर, और अन्ना यूनिवर्सिटी का रैंक है 427 नंबर पर, और ये टॉप 500 में आ चुके हैं, ठीक है। इन ऑल 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज अप from 41 find a place in the latest rankings that feature 15,000 institutes। बोल रहे हैं ओवरऑल इंडिया की 45 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में आई हैं, टॉप 1500 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में, जो कि पिछली रिपोर्ट से नंबर ऊपर बढ़ा है। पिछली रिपोर्ट में हमारी 41 यूनिवर्सिटीज आई थी इस लिस्ट के अंदर, इस बार हमारी 45 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट के अंदर आई हैं,
ठीक है, और टॉप 1500 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आई हैं. हाउएवर द सिचुएशन इज लार्जली ब्लीक एज मोस्ट अदर सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, बोल रहे हैं हालांकि ये जो स्थिति है ये बहुत बड़े पैमाने पे एक ब्लीक है, यानी कि ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और अभी इसका जल्द से जल्द सुधार भी कुछ दिख नहीं रहा. ठीक है, ब्लीक मतलब खराब है स्थिति बहुत ज़्यादा, राइट. एज मोस्ट अदर सो कॉल्ड, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे सो कॉल्ड बहुत हाई फाई कहलाने वाले प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जो हैं हैव स्लिप्ड इन द क्यूएस रैंकिंग्स, उनकी रैंकिंग में गिरावट आई है. यानी कि पहले हो सकता है आईआईटी बॉम्बे का रैंक अच्छा हो, 49 से 41 पोजीशन पे हो, लेकिन अब वो गिर गया है 49 पे. जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है वो भी हो सकता है गिर चुकी हो, पहले अच्छी रैंकिंग पे हो और अब गिर गई हो. इंक्लूडिंग अदर आईआईटीज़ एंड IISc बैंगलोर, बोल रहे हैं जिसमें कि दूसरे IITs भी शामिल है और IISc बैंगलोर भी शामिल है. The shift in positions could be attributed to a reset in the methodology applied in the QS edition. अब ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज आया है पोजीशंस में, हमने बोला कि गिरावट आई है, तो ये जो चेंज आया है पोजीशंस में ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि QS ये जो कंपनी है जो ये लिस्ट बना रही है, इसने अपना पैटर्न, अपना मेथड चेंज किया है. पहले हो सकता है इनके मापने के पैमाने डिफरेंट थे, अब डिफरेंट हैं. ठीक है, तो इनने कुछ मेथड इसमें चेंज किए हैं जिनके बेसिस पे इनने ये पोजीशंस दी हैं, विच इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इन द असेसमेंट क्राइटेरिया, जिसमें अब इन्होंने सस्टेनेबिलिटी भी शामिल करी है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स यानी कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है वो भी शामिल करा है, और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क भी इन्होंने इसमें शामिल कर लिया है. ठीक है, तो इस वजह से भी हमारी रैंकिंग में चेंजेस आए हैं. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है जहाँ पे पहले बात करी गई, देखो फर्स्ट तो यहाँ पे बात, तो जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करी कि कुछ ब्राइट स्पॉट्स थे, तो वो ब्राइट स्पॉट्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थे उनके रैंक के बारे में बात करी. तो फर्स्ट आ जाता है सबसे टॉप पर हमारा 149th रैंक पे IIT बॉम्बे. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट होएगी जो उसके बाद के रैंक्स बताए गए, जो कि बताए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी का रैंक बताया गया 407 और अन्ना यूनिवर्सिटी का 427 की हमारे टॉप 500 में और टॉप 150 की लिस्ट में ये इंस्टीट्यूट शामिल हैं. तो ये हो गया सेकंड. और ये क्या थे हमारे लिए ब्राइट स्पॉट्स थे. जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ब्राइट स्पॉट्स वाला वो ये ब्राइट स्पॉट्स की बात करेगी. ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा स्टेटमेंट कि ये जो चेंज आया है, हम ये सोच लें कि टॉप 500 में हमारे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसमें IITs और IISCs भी शामिल हैं. ये हो गया थर्ड. फोर्थ उन्होंने बोला कि टोटल में 45 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस लिस्ट में आए हैं टॉप 1500 की लिस्ट में, जो कि पिछले साल के या पिछली लिस्ट के मुकाबले में जिसमें 41 इंस्टीट्यूट्स इस लिस्ट में शामिल थे उससे तो बेहतर है. और ये हम मान सकते हैं कि ये 41 से 45 जो चेंज हुआ है इसके लिए कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इसको कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी भी शामिल कर दी गई है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स भी शामिल कर दिए गए हैं और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क्स भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं. तो हमारा अरेंजमेंट बनता है A, B, D, C. ठीक है, A, B, D, C. तो A, B, D, C ऑप्शन A इज करेक्ट. The authorities' preparedness for digital privacy protection is under the scanner once again, following reports of a major data breach leading to the leaking of पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेसिपेंट्स ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स. बोल रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ की तत्परता है डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, अब वो दोबारा से जांच के घेरे में खड़ी हो गई है. यानी कि अथॉरिटीज़ कहती तो हैं कि हम डिजिटल प्राइवेसी मतलब लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे, लेकिन अब उनकी सारी ये बातें जो हैं वो जाँच के घेरे में खड़ी हो चुकी हैं दोबारा से. क्यों? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें पाया गया कि बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है. ब्रीच मतलब कि डेटा लीक हुआ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिनको कोविड-19 वैक्सीन्स लग चुकी हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लीक कर दी गई हैं. ठीक है, नाउ द टाइम्स फॉर अ री लुक एट द सेफ्टी रेजिम एंड एलाइड डाउट्स
अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ई प्लेटफॉर्म्स। बोल रहे हैं अब इस समय पे दोबारा हमें देखने की ज़रूरत है, दोबारा सोच विचार करने की ज़रूरत है हमारे सेफ्टी रेजिम के बारे में, ठीक है, जो हमारे सेफ्टी के नियम कायदे कानून है उनके बारे में बात करने के बारे में। एंड एलाइड डाउट्स, और अपने डाउट्स को हमारी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ई प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि डिजिटल डेटा हमारा रखना कितना सिक्योर है, उसके रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं उनको दोबारा से जांचने की ज़रूरत है अब। द चैलेंज फॉर द नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ओनली गेट्स टफर। बोल रहे हैं जो जोनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए अब चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बट दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। लेकिन ये आज के टाइम की ज़रूरत है। हमारा देखो सारा का सारा डेटा अब क्या है, डिजिटल है, हम पेमेंट्स तक डिजिटल मोड में कर रहे हैं और उनके पास में जैसे गूगल पे है, फोन पे है, उसमें हमारे बैंक डिटेल्स सेव्ड होती हैं, राइट। तो हमारा डेटा इन कंपनीज के हाथों में, मतलब हमारे बैंक डिटेल्स तक इन कंपनीज के हाथों में हम सौंप चुके हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये आज के समय की डिमांड है भाई कि चैलेंज है लेकिन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हमारी सुरक्षा। The possibility that this could be previously stolen data adds to the mounting concern। बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी, ये चांसेस होना कि ये जो डेटा है ये पहले ही चुरा लिया गया था या पहले का चुराया गया डेटा है, तो इससे चिंता और बढ़ जाती है। एवरी सिटीजन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अ डेटाबेस वुड एक्सपेक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट। बोल रहे हैं हर एक सिटीजन जो इनके डेटा प्रोवाइड कराता है वो चाहता है कि रेगुलर बेसिस पे ये लोग अपनी जांच करते रहें कि हमारे से कोई डेटा लीक होने के चांसेस तो नहीं है, हम अपडेट तो हो रहे रेगुलरली, ठीक है। तो वो उनको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए विद द मैंडेटेड पॉलिसी टू मॉनिटर द इनबिल्ट सेफ्टी प्रोविजन, जिसमें कि एक बहुत बड़ी ज़रूरी पॉलिसी बना देनी चाहिए, मैंडेटरी पॉलिसी बना देनी चाहिए कि इनबिल्ट सेफ्टी प्रोविजंस, अंदरूनी सेफ्टी प्रोविजंस की जांच की जाए लगातार रेगुलर टाइम इंटरवल पे। वाइल ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी द सेंटर हैज बीन क्विक to deny claims that data on vaccination tracking platform CoWIN had been accessed by a telegram bot web robot। बोल रहे हैं कि एक इंक्वायरी बैठाते समय सेंटर गवर्नमेंट ने इस बात से एकदम जल्दी से नकार दिया या अपना डिनाई कर दिया कि कोई भी कोविन वेबसाइट से कोई भी डेटा, वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जो था कोविन, उससे कोई भी डेटा किसी टेलीग्राम बॉट द्वारा चुरा लिया गया है, जो कि एक वेब रोबोट है टेलीग्राम बॉट, उसके द्वारा चुरा लिया गया है। इस बात से उन्होंने खंडन किया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि अथॉरिटीज ने एक जांच बिठाई और अथॉरिटीज की जो डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो जांच के घेरे में खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि एक डेटा लीक हुआ है कोविड वैक्सीन के रेसिपेंट्स का, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। अब ये इसके बेसिस पे आगे क्या किया गया, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई यही हुई कि एक जांच बैठाते टाइम सेंटर ने अपना सारा इन सब बातों से नकार दिया। हालांकि उन्होंने जांच बैठाई पर उन्होंने इन बातों से नकार दिया। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी, ये जो कह रहे हैं कि कोविड साइट से डेटा लीक हुआ है, ये पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि ये डेटा पहले ही चुरा लिया गया था, ठीक है। और ये ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है कि अगर मान लो पहले भी आप ये बोलते हैं कि हमने पहले चुरा लिया था, तो क्या आप टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं खुद को? टाइम के साथ आप रिस्क मैनेजमेंट और इसके ऊपर असेसमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कितना इसमें रिस्की हो जा रहे हैं अगर हम इस पे इतना डेटा रख रहे हैं, और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स अब इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि आप टाइम के साथ में इन चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाता है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने इन डेटास के ऊपर चेक रखने की कि हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट हों अपने ई प्लेटफॉर्म्स को लेकर, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सारा का सारा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, बट आपको उसके ऊपर प्रोटेक्शन भी रेगुलर बेसिस पे बनाई जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम कुछ समय अंतराल बाद रेगुलरली अपने पासवर्ड्स चेंज करते रहें। कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है? ताकि हमारी सिक्योरिटी बरकरार रहे, ठीक है। सो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है PSRQ। P से 3 ऑप्शन हैं, A, B और D। तो PSQR, PSRQ ऑप्शन B इज करेक्ट। टू बी ऑन क्लाउड 9, ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो क्लाउड 9 पे होना मतलब
बोलते हैं ना 7वें आसमान पे चढ़ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है किसी बात से, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही एकदम ऐसा लग रहा है कि वो आसमान में चल रहा है। ठीक है, फीलिंग उसकी ऐसी आ रही है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप खुद ही इमेजिन करो जब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आपने इतना टाइम प्रयास किया है, आपकी वो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको यही लगेगा कि आप 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं वहां पे जाके, है ना। तो टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड जॉय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ट्रेंड ऑफ गेटिंग एन IIM डिग्री आफ्टर IIT हैज स्लैकेंड अ बिट। बोल रहे ये जो पहले ट्रेंड था कि पहले आप IIT डिग्री कर लो फिर आप IIM की डिग्री ले लो, ये इस ट्रेंड में थोड़ी सी कमी आई है। बट नॉट द यर्निंग टू क्रैक द UPSC कोड, लेकिन इस चीज़ में कमी नहीं आई है कि आप UPSC को क्रैक करें, IIT करने के बाद UPSC देने की तैयारी करें। ठीक है, उस चीज़ में कमी नहीं आई है। चूजिंग नॉन कोर वर्क इज एन इंडिविजुअल्स राइट, बट वॉट द IIT Madras director Kamakoti is alluding to warrants attention at the highest level। बोल रहे हैं ठीक है, आप अपना आपने किया, IIT की डिग्री करी, उसके बाद आप नॉन कोर जिसमें आपने अपनी डिग्री करी है उससे हट गए, आपने उसमें काम नहीं करा, आप उसको चूज करते हैं, किसी दूसरे काम को चूज करते हैं, ये आपका चॉइस है। IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो इस बात के ऊपर चेतावनी देते हुए ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें इसके ऊपर काम करने की, हाईएस्ट लेवल पर हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि लोग अपनी कोर फील्ड्स को छोड़ के ना जाएं। ठीक है, IIT ग्रेजुएट्स मेकिंग अ बी लाइन फॉर हायर स्टडीज और एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड इज अ वेल एंट्रेंच्ड राइट ऑफ द पैसेज। IIT मद्रास के ग्रेजुएट्स द्वारा हायर स्टडीज और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर विदेश जाना, ये भी एक वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर बन चुका है। ये भी एक तरह से नियम या हमारा संस्कार बन चुका है कि IIT आपने करी, उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए बाहर चले जाएं या फिर नौकरी के लिए बाहर चले जाएं। ठीक है, graduates of reputed institutions making career choices unrelated to what they have studied puts a question mark on the utility of state funded academic programs helmed by highly qualified faculty। बोल रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएशन हाई क्वालिटी या हाई क्लास ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट्स के लोग अपने करियर चॉइसेस के लिए जो उनने ग्रेजुएशन करी है उस फील्ड को नहीं ऑप्ट करते, है ना। तो इससे क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टेट फंडेड हैं, यानी कि सरकार द्वारा फंडेड हैं, फीस उनमें बहुत कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड फैकल्टी उसमें हायर की जाती है। तो क्या इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाता है कि ये लोग क्या, ये चीज़ें क्या सच में ज़रूरी हैं, इनका हमारे फिर यूज़ क्या रह गया अगर ग्रेजुएट्स ने उस फील्ड में जॉब ही नहीं करनी तो। ठीक है, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, MBA कर रहे हैं, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, किसी और फील्ड में, तो फिर उनकी ग्रेजुएशन का फ़ायदा क्या? ठीक है, और इतना पैसा इन ऐसी ग्रेजुएशन कोर्सेज पे लगाने का फ़ायदा क्या? One can only nod in agreement when the director of country's top-ranking Indian Institute of Technology, IIT Madras, observes that more and more engineers opting for non-engineering job is a waste of resources। तो हमें भी हामी में सर ही हिलाना पड़ेगा जब इंडिया के टॉप रैंकिंग, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि IIT मद्रास है, उसके जब डायरेक्टर इस बात को बोल रहे हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे इंजीनियर्स, और दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है इंजीनियर्स का, जो इंजीनियरिंग करने के बाद नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स में जा रहे हैं, तो उनके अनुसार ये क्या है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। जैसा कि हमने ऊपर वाले में कहा, स्टेटमेंट में कहा कि हमारा स्टेट फंडेड एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं और हाई क्वालिफाइड टीचर्स भी इसमें हायर किए जाते हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, वेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा बन जाता है वो एस बन जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि हमारी रिसोर्सेज किस तरीके से वेस्ट हो रही हैं और IIT मद्रास के डायरेक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन सामने रखी है। ठीक है, इसी ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, चाहे वो रेप्यूटेड भी हैं, उनके भी स्टूडेंट जो हैं वो अपने करियर के लिए दूसरी फील्ड्स चूज कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के हट के। ठीक है, जिससे कि हमारी रिसोर्सेज कैसे वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारा स्टेट का, गवर्नमेंट का पैसा लगा है इन इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट द्वारा हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी भी हायर की जाती है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज क्या है, मिसयूज हो रही हैं। ये हो गया एफ, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट जो होता है कि IIT
मद्रास जो IIT के ग्रेजुएट्स हैं कई सारे, वो बाहर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक समस्या है और ये भी एक तरीके से हमारा स्वभाव बन चुका है अब। तो ये जो तीनों ट्रेंड हैं, इसमें से एक ट्रेंड ये भी है कि IIT करने के बाद IIM कर लो, इसमें तो थोड़ी कमी आई है, लेकिन IIT करने के बाद UPSC करना है, इसमें कमी नहीं आई है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप अपनी नॉन कोर फील्ड में अपना काम कर सकते हैं और ये आपका अधिकार भी है, आप चूज करते हैं तो, लेकिन ये भी समस्या है कि इससे हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, जिसके ऊपर हमें हाईएस्ट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। हमारा अरेंजमेंट जो बन रहा है वो बन रहा है SRQP, ठीक है, SRQP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The new employee's behavior was quite amicable when he met his colleagues for the first time. अब जो नया एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर काफ़ी एमिकेबल था। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली था, तो हमें तो फ्रेंडली का एंटोनिम चाहिए। फ्रेंडली है कोई व्यक्ति यानी कि कोऑपरेटिव है यानी कि पोलाइट है, लेकिन उसका विपरीत क्या होगा, हॉस्टाइल यानी कि आक्रोश में आने वाला है, बहुत ही एग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The team is hoping that their innovative approach will help them dash the competition. टीम को उम्मीद है कि उनकी जो नई खोज करके लाने वाली जो अप्रोच है, नई इनोवेशंस वाली जो अप्रोच है, उसकी बदौलत वो कंपटीशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली जीत सकते हैं, राइट। तो जीतने को क्या बोला जा रहा है, और एक्सटिर्पेट का मतलब होता है उखाड़ना, तो कंपटीशन को उन्होंने उखाड़ना नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, कंपटीशन को मिटाना भी नहीं चाहते, ठीक है, इनकरेक्ट। सरमाउंट का मतलब होता है जीतना, ठीक है, विजय पाना किसी चीज के ऊपर। सो ये तो करेक्ट है ना, वो जीतना ही चाहते हैं और उनको लगता है कि हमारी इनोवेटिव अप्रोच से हम जीत भी सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनजेंडर मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, किसी चीज को जनरेट करना, तो ये भी इनकरेक्ट है। कंपटीशन को वो जनरेट भी नहीं करेंगे, कंपटीशन को वो जीतना चाहते हैं, जीतेंगे अपनी इनोवेटिव अप्रोच से। इन द रिसेंट ईयर्स द ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप हैज अंडरगॉन अ डैश। बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल दुनिया भर के मीडिया की जो एक पिक्चर है, जो मीडिया का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। The rise of digital platforms and social media has dashed the way information is disseminated. Has changed हो सकता है कि उन्होंने चेंज कर दिया है पूरे तरीके से, या रेवोल्यूशनाइज कर दिया है तरीकों से, कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है, दी जाती है एंड कंज्यूम्ड। With this change comes the growing issue of dash news. और इस चेंज के साथ में बहुत बड़ा इशू जो आ रहा है वो हो सकता है फेक न्यूज़ का हो या फिर गलत न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का हो, विच हैज़ लेड टू वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड एरोडेड पब्लिक ट्रस्ट इन द ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स, जिसने बहुत बड़े पैमाने पे मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया है और देश और दुनिया में लोगों का जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस हैं, ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके ऊपर से विश्वास भी खत्म हो गया है। To combat this, it is imperative that governments, media organizations and citizens take dash measures. और इस परेशानी से, इस परिस्थिति से जूझने के लिए, निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारें, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और देश की जनता बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, बहुत बड़े पैमाने पे एक्शंस ले, ठीक है। पहला ऑप्शन है इन रिसेंट ईयर्स द ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप्स हैव अंडरगॉन डैश अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ी परिवर्तन आया है। रिडक्शन मतलब कमी, कटौती, तो कमी तो नहीं आई है मीडिया हाउसेज में, बल्कि मीडिया हाउसेज बड़े ही हैं। स्टैग्नेशन एक रुकावट, ठहराव, गतिहीनता। डिप्लीशन मतलब कमी, तो ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। The rise of digital platforms and social media has dashed the way information is disseminated and consumed. बोल रहे हैं जिस तरीके से मीडिया हाउसेस बढ़ रहे हैं और
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, हमारे तक किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, ये तरीके जो हैं चेंज हुए हैं। क्या हुए हैं? मेंटेन, बरकरार रखे गए हैं, तो बरकरार तो नहीं रखे गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही अगर हमारे चेंज हो गए हैं इन्फॉर्मेशन के, तो वो मेंटेन कैसे हुआ? हिंडर्ड मतलब रुकावट आई है, उनको रोका गया है, तो रोका भी नहीं गया है, बढ़े हैं। रेवोल्यूशनाइज्ड करेक्ट है, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया है, क्रांति आ गई है। डाइल्यूटेड मतलब कम किया गया है। सो ऑप्शन सी, रेवोल्यूशनाइज्ड, इज करेक्ट। विद दिस चेंज कम्स द ग्रोइंग इशू ऑफ डैश न्यूज। इन चेंजेस के साथ में एक बहुत बड़ा इशू आता है किसी तरीके की न्यूज का। फिक्शनल मतलब काल्पनिक न्यूज, ठीक है। आउटडेटेड मतलब पुरानी न्यूज, तो हमें आउटडेटेड न्यूज तो नहीं मिलती, न्यूज तो हमें तरोताजा एकदम सेकंड की हमें खबर मिलती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बायस्ड मतलब किसी का पक्ष लेने वाली, पक्षवाद वाली न्यूज। और डी है फेक मतलब गलत न्यूज, तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है फेक का, ठीक है। सो ऑप्शन डी, फेक न्यूज हमें बहुत ज्यादा देखने मिलती है। टू कॉम्बैट दिस, इस फेक न्यूज वाली स्थिति से निपटने के लिए it is imperative that governments, media organizations and citizens take dash measures। बोल रहे हैं इन फेक न्यूज से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और देश की जनता जो है वो किसी तरीके के कदम उठाए। पहला है पैसिव मतलब कोई भी काम, मतलब निष्क्रिय से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कदम उठाने की बात करी जा रही है, तो कुछ करने की जरूरत कैसे नहीं है ना, तो ये तो गलत हो जाता है। काउंटर प्रोडक्टिव, हानिकारक चीजें, हानिकारक कदम उठाएं, तो हानिकारक कदम नहीं उठाने हैं हमें। प्रिकॉशनरी मतलब एहतियातिक तरीके उठाएं। जैसे कि बोला भी जाता है कि आप कोई भी मैसेज आपके पास आता है, आप उसको ऐसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर अभी तक चेन बन रही है तो आप उसको तोड़िए, उस चेन को। आप क्या करो, आप उसकी सत्यता जांचो। आपके पास गूगल का एक्सेस है सर्च करने का, तो आप पहले सर्च करो, उसके बाद आप उसको आगे फॉरवर्ड करो, राइट। एग्रेसिव यानी कि हमें एग्रेसिव मेजर्स, आक्रामक मेजर्स लेने की जरूरत है, तो हमें आक्रामक मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिकॉशनरी यानी कि हम एहतियात बरतें, हम चीज़ों को जांचे समझे परखे। हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी से हम जाके लड़ाई झगड़ा करें कि भाई तुमने फेक न्यूज़ फैलाई, ठीक है, इस तरीके की करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस अपनी समझदारी दिखाएं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार व्यक्ति हैं, हम आज की जनरेशन है जो फेक, सही और गलत, सच्चे और झूठे के बीच में फ़र्क करना जानते हैं, और हमारे हाथ में एक्सेस है रिसर्च करने का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली ऐप है। आपके 1 क्लिक एक्सेस पर आपको आपका सारा कंटेंट मिल जाता है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।